प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको समझाने वाला हूँ, तो आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो समझते हुए चलना है, ताकि आप जो इसे भूल ना पाओ और परीक्षा में आप जो है इसे अच्छे से हल करके यहाँ पर आ जाओ। और बिल्कुल आपको बारीकी से यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको समझाऊंगा, तो आपको जो है समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न को हल के वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न आपको दिया है, जांच कीजिए कि आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। लाइक का हम रखते हैं 5000 लाइक का यदि आप पूरा करवा देते तो आपको जो इसकी पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, जांच कीजिए कि 3x धन 1 2x ऋण 3 बराबर 2x ऋण 5 2x ऋण 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो छात्रों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए सवाल से जैसा कि वैसा यहाँ पर लिख दिया पहले स्टेप में। अब हम करते क्या है, अब हम यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, हम करते क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है, 3x को गुण करते हैं हम 2x से। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 x इंटू एक्स एक्स का वर्ग। फिर यहाँ पर देखिए 3x का गुणा हो गया ऋण 3 से, यहाँ पर आएगा ऋण 3 तिया 9 x। फिर 1 का गुणा 2x से यहाँ पर आएगा 2x, 1 का गुणा ऋण 3 से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे, 2x का गुणा 2x से 2 दूनी 4x इंटू एक्स एक्स का वर्ग। 2x का गुणा ऋण x से ऋण 2x हो गया। ऋण 5 का गुणा 2x से, तो देखिए ऋण 5 दूनी 10x। फिर 5 ऋण 5 का गुणा ऋण x से यहाँ पर होगा ऋण ऋण धन 5। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, चर के हिसाब से जो है हम संख्या को जो है एडजस्ट करेंगे। तो देखिए 6x का वर्ग हमने यहाँ पर लिखा, 4x का वर्ग का पक्षांतर कर दिया हमने इधर। तो देखिए सॉरी, हम यहाँ पर करेंगे क्या, फिर यहाँ पर हल करेंगे अगली स्टेप में। तो फिर 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x, यहाँ पर हो गया ऋण 7x ऋण 3 बराबर 4x का वर्ग ऋण 2x ऋण 10x, यहाँ पर हो गया ऋण 12x धन 5। तो देखिए 6x का वर्ग 4x वर्ग का पक्षांतर कर रहे हैं हमने बाई तरफ, तो यहाँ पर हो गया ऋण 4x का वर्ग। फिर देखिए ऋण 7x का ऋण 7x लिखिए, 12x का पक्षांतर कर दिए, धन का 12x होगा। फिर देखिए ऋण 3 का ऋण 3 लिख दिए, धन 5 का पक्षांतर कर देते, तो ये ऋण का 5 हो गया बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 6x का वर्ग ऋण 4x का वर्ग, यहाँ पर जाएगा 2x का वर्ग, यहाँ पर ऋण 7x धन 12x, यहाँ पर होगा 5x, ऋण 3 ऋण 5 ये होगा 8 बराबर 0। अब देखिए छात्रों, यदि हम इस समीकरण की तुलना जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 करें, तो हमें जो मान प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए x वर्ग का मान प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर गुणांक प्राप्त होगा 2, x का गुणांक प्राप्त होगा 5 और c प्राप्त होगा ऋण 8। मतलब कि हम इसे जो है ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, द्विघात समीकरण छात्रों यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो है छात्रों आपका पहले प्रश्न का आपको हल करना है। अब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जो समझ भी सके और आप जो से याद भी कर सके अच्छे से। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको छात्रों करना क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 250 का आवाज गुणनखंड यहाँ पर निकालना। तो देखिए छात्रों 250 का हम यहाँ पर आवाज गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 250 लिखा हमने, इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। जैसे देखिए छात्रों, जैसे जो 5 है, 5 में 5 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं आता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए छात्रों 250 हमने लिखा, 2 में भाग देते थे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 0 में जुड़ गया 2 पंचे 10। फिर हम देते हैं 5 से भाग, तो देखिए 5 दूनी 10 बचा 2, 5 में जुड़ेगा, तो देखिए 55 25 यहाँ पर हो गया। फिर 55 25 5 एकम 5। तो देखिए छात्रों 250 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकल गए क्या, 2 गुणित 5 गुणित 5। अब अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको छात्रों समरुप त्रिभुज की परिभाषा बता देंगे। तो देखिए समरुप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका आकार तो समान होता है लेकिन उनके आकार भिन्न हो सकते हैं, है ना। जिनका क्या आकार तो समान होता है
लेकिन उनके माप लिखेंगे आप यहाँ पर आकार की जगह क्या लिखेंगे, माप, जिनके माप तो यहाँ पर भिन्न हो सकते हैं। सभी संभावित त्रिभुज किसी भी भुजा की लंबाई के वर्ग वस्तु के उदाहरण है। दूसरे शब्दों में यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं और संगत भुजा की होती है समान अनुपात में होती है। हम यहाँ त्रिभुज की समरूपता को इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। मतलब कि समरूप त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या सर्वांग सम होते हैं। मतलब कि एक जैसे उनके आकार होते हैं लेकिन माप जो है भिन्न यहाँ पर हो सकती है। अगले क्वेश्चन में चाहता हूँ हम यहाँ पर जो है बहुपद जो आपको दिख रहा है इसका हमें शून्य ज्ञात करना। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुपद पी एक्स बराबर लिखा हमने एक्स का वर्ग धन 7x धन 10 करने के छात्रों हमें 7x को हमें एक से दो पदों में तोड़ना है कि 10 और x वर्ग का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 10x का वर्ग, और जोड़ने घटाने पर हमें जो 7x जो है हमें यहाँ पर जो है पुनः प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम 7x को ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं धन 5x और धन 2x में। तो देखिए गुणा करने पर देखिए छात्रों धन का धन आएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 x इंटू एक्स एक्स का वर्ग। तो देखिए छात्रों यहाँ पर पहली शब्द जो है पूरी हो जाती है, और यदि हमें इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जाएगा 7x जो हमें पूरा पुनः प्राप्त जो है हमें यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इस पदों में हम तो यहाँ पर तोड़ सकते हैं। पहले दो पदों से हम देखिए छात्रों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दो पदों से हम यहाँ पर जो है x कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा x धन 5। इन दोनों पदों में से हमने यहाँ पर दो कॉमन ले ली तो अंदर बचा यहाँ पर x धन 5। तो देखिए दो गुणनखंड हमें यहाँ पर प्राप्त हुए x धन 2 और x धन 5। तो देखिए इसके बराबर में छात्रों जो है हम यहाँ पर शून्य ले सकते हैं। तो देखिए शून्य लेने पर यहाँ पर देखिए x का मान जो है पक्षांतर करने पर ऋण 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर दूसरे x का मान हमें जो है ऋण 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब छात्रों देखिए हमें शून्य जो है दो शून्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए, कौन कौन से, ऋण 2 और ऋण 5। अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी 21 18 15 कोमा डैश 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 का कौन सा पद जो है ऋण 81 यहाँ पर होगा। तो देखिए छात्रों हम यहाँ पर जो पद याद करना, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना है 21 है, और डी यानी कि सर्वांतम कैसे निकालेंगे छात्रों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 18 में से हम 21 को हटा देंगे तो छात्रों यहाँ पर ऋण 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, और ए एन यानी कि पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पद यहाँ पर क्या दिया है ऋण 81। तो हम यहाँ पर छात्रों जो है सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान रख दिया हमने ऋण 81 बराबर ए का मान 21 धन एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमने रख दिया यहाँ पर क्या ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऋण 81 21 का 75 कर दे रहे ऋण 21 हो गया बराबर से, और ऋण 3 का जो गुणा है हमने एन ऋण 1 में यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए जोड़ने पर यहाँ पर जाएगा ऋण 102 बराबर ऋण 3 एन माइनस 1। तो देखिए ऋण से ऋण यहाँ पर कैंसिल होगा, 102 में 3 का भाग चला जाएगा 34 बार। तो देखिए एन ऋण 1 बराबर आ गया 34। तो देखिए एन बराबर से यहाँ पर हो जाएगा 34 धन 1। तो यहाँ पर दो छात्रों 35 यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा। तो एन का मान कितना का छात्रों यहाँ पर जो है 35 हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि कौन सा पद है बे 35वां पद यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है आपको। हमें यहाँ पर बहुपद जो आपको दिया है इसका शून्य ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। तो देखिए हम लेते हैं 4u का वर्ग धन 8u के बराबर में हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर 4u कॉमन ले लेते थे तो अंदर बचेगा यहाँ पर u धन है ना, यहाँ पर 8u में 4u का भाग चले जाएगा यहाँ पर 2 बार, और 4u के वर्ग में 4u का भाग जाएगा u बार। तो देखिए u धन 2 अंदर आ गया। तो देखिए बराबर हमने 0 ले लिया, मतलब कि 4u के बराबर भी 0 हो सकता है या फिर u धन 2 के बराबर भी यहाँ पर जो है 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ से u का मान निकालेंगे तो देखिए 0 के बटे में यहाँ पर 4 चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो है 0 में प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर u का मान जो है हमें ऋण 2 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य का हमें क्या क्या प्राप्त होंगे 0, ऋण 2। अगला क्वेश्चन हम छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। छात्रों देखिए हम देखिए भाजक यहाँ पर मान लेते हैं क्या 2, भागफल यहाँ पर हम मान लेते हैं q, तथा धनात्मक पूर्णांक भाज्य बराबर a मान लेते हैं, तथा शेषफल बराबर से हम यहाँ पर a r मान लेते हैं। तो देख छात्रों समीकरण क्या बनेगा, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो देखिए भाज्य क्या है a बराबर भाजक 2 गुणित भागफल q धन
शेषफल आर। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं, आर बराबर से 0 और 1 रखकर हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा छात्रों, ए का मान जो है 2q प्लस आर का मान 0, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर a बराबर टी क्यू हम इसे लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा छात्रों, धनात्मक समपूर्णांक यहाँ पर होगा, है ना। और यहाँ पर 2q प्लस 1 ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। अतः 2q धनात्मक समपूर्णांक तथा 2q प्लस 1 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर है। अब आप पूछ रहे होंगे छात्रों कि हमने जो है 0,1 ही क्यों रखे थे। तो देखिए जो 1 है यहाँ पर अधिकतम मान, इसलिए हमने यहाँ पर जो है 0,1 रखकर यहाँ पर देखिए। और 2q है, 2q में मतलब कि हम यदि q का भाग लगाए तो जो है 2 बार जाएगा, मतलब कि 2 क्या है, सम है, सम यहाँ पर होगा, तो धनात्मक संपूर्णांक यहाँ पर होगा। और 2q प्लस 1 में हम जो है एक q का भाग लगाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, मतलब कि क्या होगा, विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। तो अतः 2q धनात्मक संपूर्णांक तथा 2q प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन में छात्रों हमें यहाँ पर पुनः जो है बहुपद को शून्य ज्ञात करना। तो देखिए बहुपद आपको दी गया है टी का वर्ग ऋण 15 बराबर 0। तो देखिए जो टी का वर्ग ऋण 15 है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी धन करनी 15 और टी ऋण करनी 15। क्योंकि देखिए छात्रों ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर से होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। मतलब कि यदि हम इसे हल करें तो देखिए क्या होगा, टी का वर्ग ऋण करनी 15 का वर्ग। तो देखिए वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पर जो है टी स्क्वायर का ऋण 15 जो है हमें यहाँ पर पुनः प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि हम जो है इसे इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए टी धन करनी 15 बराबर 0 हो सकता है, या फिर टी ऋण करनी 15 बराबर भी यहाँ पर 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर टी का मान आ जाएगा ऋण का करनी 15, और यहाँ पर टी का मान आ जाएगा करनी धन का करनी 15। तो देखिए छात्रों शून्य का हमें प्राप्त करेंगे ऋण करनी 15 और धन करनी 15। अगले क्वेश्चन में छात्रों हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 के भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या है जिनमें किसी भी संख्या का जो है भाग जा सकता है। तो देखिए छात्रों, है ना, किसी भी संख्या का भाग जा सकता है। और अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जो आपको पद दी गया है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, इनको चाहता तो सब जोड़ने गुणा करने पर 1014 यहाँ पर आएगा। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है, मतलब कि हम यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हो। देखिए इन दोनों पदों में से जो है हम यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 7 गुणित 11 गुणित 1 धन 1। तो देखिए 13 अंदर बचेगा 11 सत्तर 77 धन 1। तो देखिए 13 गुणित यहाँ पर 78, दोनों संख्या के छात्रों भाज्य संख्या है। मतलब कि इनमें जो है यदि हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए जो 1015 आएगा, ये जो भाज्य संख्या यहाँ पर होगी, मतलब कि इसमें किसी भी संख्या का यहाँ पर जो है भाग जा सकता है। दूसरे पद हम यहाँ पर लेते छात्रों, क्या दिया आपको 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो छात्रों यहाँ पर देखिए हम इन दोनों पदों से जो है 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 5 को कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। तो देखिए 5 अंदर में देखिए इनको गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1008 धन 1। तो देखिए 5 गुणित 1009, यदि आप इनका गुणा करेंगे छात्रों जो संख्या को प्राप्त होगी वे क्या प्राप्त होगी, आपको भाज्य संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि उसमें किसी भी संख्या का यहाँ पर जो है भाग जा सकता है। अब छात्रों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको 8, 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हम 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालना छात्रों। देखिए इस प्रकार हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 25 में 5 बार जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड निकले यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 2 3 बार है, हम इसे 2 के घात 3 लिख सकते हैं, गुणित यहाँ पर हम 1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो 3 2 बार तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 1। तो देखिए अगला 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, 5 2 बार तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणित 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एचसीएफ मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात का गुणनफल। छात्रों देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है,
एक है तो मतलब कि हमने यहाँ पर जो है एक लिख दिया, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार छात्रों हमने यहाँ पर 2 अंक के सभी प्रश्न को उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी ने, जय हिंद जय भारत।